खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। रमजान के दौरान जम्मू कश्मीर में फौजी ऑपरेशन पर एक तरफा रोक का ऐलान कर दिया गया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि रमजान के पाक महीने में सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन अगर कोई हमला होता है तो सुरक्षा बल अपनी या बेगुनाह नागरिकों की जान बचाने के लिए जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। सीएम महबूबा मुफ्ती ने इस पहल के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह का शुक्रिया अदा किया है। ऑपोजिशन पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इस फैसले के साथ है। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि सरकार ने एक तरफा फौजी ऑपरेशन पर रोक का ऐलान किया है, लेकिन अब दहशतगर्दों ने इसकी इज्जत नहीं की तो वो ये साबित करेंगे कि आवाम के असली दुश्मन वही है। लेकिन कांग्रेस इसकी मुखालिफत कर रही है। उसका कहना है कि इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला, क्योंकि दहशतगर्दों के लिए रमजान और इस्लाम के कोई मायने नहीं है। दलील यह भी दी गई है कि इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान नवंबर 2000 से मई 2001 तक जब इस कदम का ऐलान किया गया था तो 129 जवान शहीद हुए थे और 200 से ज्यादा सिविलियंस की जान चली गई थी। खास बात यह है कि इसी मसले को लेकर बुलाई गई ऑल पार्टी मीटिंग में पहले बीजेपी ने इस कदम का विरोध किया था। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार मोदी सरकार के इस शानदार फैसले और अमन के पैगाम का जवाब घाटी में अमन बहाली से दिया जाएगा या नहीं, या यूं कह ले कि क्या रमजान में फौजी ऑपरेशन पर रोक का फैसला लाएगा कश्मीर में अमन। इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। कश्मीर में अमन की नई कोशिश। रमजान के मुकद्दस माह की मोदी हुकूमत ने समझी अहमियत। रमजान में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन बंद। महबूबा ने अदा किया पीएम मोदी और राजनाथ सिंह का शुक्रिया। मोदी और महबूबा का फैसला क्या अमन की नई इबारत लिखेगा? रमजानुल मुबारक में जम्मू कश्मीर में फौजी ऑपरेशन न करने के मरकज के फैसले की हर सम्त सताइश की जा रही है। दरअसल जम्मू कश्मीर में हालिया दिनों पुरतशद्दुद वाकयात में इजाफे के बाद तलब की गई ऑल पार्टी मीटिंग में माह रमजान में फायरबंदी की आवाज उठी थी। वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत से पहल करने की अपील की थी। उसके बाद मरकज ने ये फैसला किया कि माह रमजान में जम्मू कश्मीर में मिलिटेंटों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं होगा। ताहम हमले की सूरत में फोर्सेस को जवाब देने का हक हासिल है। वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने इस फैसले के लिए मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और मिलिटेंटों को भी इस पहल का मुस्बत जवाब देना चाहिए। The credit should go to the people of the state and all the parties who participated in the all-party meeting, and there was a consensus was built on this, that there has to be cessation of operations by the forces, especially during the month of Ramadan, so that people feel a sense of relief. And I'm, thankful to the Prime Minister Modi ji and also the Home Minister Rajnath ji for taking, personal interest in this. I hope that there is some kind of positive contribution on Pakistani side and on the sides of, from militant side. रियासती बीजेपी का कहना है कि ये फैसला शरायत पर मबनी है। पार्टी के नौ मुंतखब सदर ने गुमराह नौजवानों को असल धारे में वापस लौटने की अपील की है। सरकार ने एक मौका दिया है और मैं चाहता हूं ये तमाम जितने भी कश्मीर घाटी के ये जो भटके हुए नौजवान हैं वो हथियार छोड़ के केंद्र सरकार की इस ये जो एक पॉलिसी है इसके तहत वो हथियार छोड़ के मेन स्ट्रीम में आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, रुकन असेंबली इंजीनियर अब्दुल रशीद, सीपीएम लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी समेत मुतअद्दिद लीडरों ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। मैं समझता हूँ ये बहुत ही अजीम कदम है जिसकी कई लोगों को उम्मीद नहीं थी, मगर ये कदम उठाया गया। मीटिंग हुई, वज़ीर आला ने बुलाई। मैं वज़ीर आला को भी मुबारक करता हूँ इस कदम पे कि मरकज़ ने इस बात को माना है, और उम्मीद ये करूँगा कि ये कदम जो उठाया गया है ये सिर्फ एक महीने के लिए नहीं हो, ये आगे के लिए भी हो। सीज फायर वी वेलकम इट, लेकिन इसको आप परमानेंट बनाइए और अदर साइड भी रेस्पॉन्ड करेगा, आई एम श्योर फॉर दैट। लेकिन उसके लिए ज़रूरी आप सबटाज ना करें और इसको आप मिलिटेंटों को प्रोवोक करने के इस्तेमाल न करें, हुर्रियत को साइडलाइन करने के लिए इस्तेमाल न करें।
कश्मीरियों की मज़ाहिब को कुचलने के लिए इस्तेमाल न करें, बल्कि इसका फ़ायदा उठा के पाकिस्तान, हिंदुस्तान और कश्मीर के लोग मिल के बात करें। खुशामदीद है इस फैसले का, वेलकम हूँ है, लेकिन साथ ही साथ हम ये दोहराना चाहेंगे कि वायलेंस जो किसी के लिए भी कोई ऑप्शन नहीं है, ख़ास तौर पर हमारे अवाम के लिए जिन्होंने बहुत कुछ आज तक सहा है इस तशद्दुद की भट्टी में, और इसी वजह से हमारी ये मांग रही है सभी बंदूक खामोश हो जाए और कश्मीरी आवाम को जीने का हक मिलना चाहिए। वादी के लोगों ने मरकज की जानिब से रमजान में लिए गए इस फैसले का खैर मकदम किया है। लोगों के मुताबिक इसका मुस्बत असर होगा। अच्छा, बहुत अच्छा स्टेप है, इससे बहुत ही ज्यादा फर्क होगा, इफेक्टिव हो सकता है। ये बहुत ही अच्छा कदम उठा रही है, क्योंकि सब लोग इस समय जो भी ऑल ओवर कश्मीर में सभी रोजे रखते हैं, इसकी वजह से अगर हालात ठीक ही रहे तो सबसे बेहतर यही होगा। उम्मीद की जा सकती है कि मरकज के इस फैसले से जम्मू कश्मीर में क़याम अमन की राहें खुल जाएंगी। मरकज की इस पहल के बाद उम्मीद है कि दीगर मुतल्लिकीन भी इस फैसले पर मुस्बत रद्द अमल जाहिर करके रियासत में क़याम अमन की जानिब एक कदम बढ़ाने में अपना रोल अदा करेंगे। लेकिन रमजान के इस मुक़द्दस मौके पर अमन की इस नई कोशिश के दरमियान सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये फैसला वाकई जम्मू कश्मीर में अमन की नई इबारत लिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो क्या रमजान में फौजी ऑपरेशन पर रोक का फैसला लाएगा कश्मीर में अमन? कम से कम हम सब की दुआ यही है, सब चाहते यही हैं। इसी पर हम बात करेंगे। तमाम खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ आज तनवीर सादिक साहब मौजूद हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन हैं। उमर अब्दुल्ला साहब के पॉलिटिकल एडवाइजर हैं। एजाज अली साहब पीडीपी के सीनियर लीडर हमारे साथ कश्मीर से मौजूद हैं, श्रीनगर से। कुलरेज शेख साहब भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल साहब, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट, वो हमारे साथ इस बहस में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर जुनैद हारिस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। और तहसीन मुनव्वर साहब न्यूज़ 18 उर्दू के सीनियर एडिटर हमारे साथ इस बहस में मौजूद हैं, जिनका खुद का जर्नलिज्म का काफी एक्सपीरियंस है। कश्मीर में सालों आपने गुजारे हैं। लेकिन सबसे पहले पीके सहगल साहब, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, क्या आपको लगता है, क्योंकि सरकार की तरफ से एक शानदार और बोल्ड फैसला लिया गया है, जो मांग थी महबूबा मुफ्ती की वो मान ली गई है कि भाई अब जो फौजी ऑपरेशन है वो नहीं चलाए जाएंगे, फौजी ऑपरेशन पर एक तरह से रोक लगा दी गई है। क्या आपको लगता है कि इसका कोई बड़ा असर पड़ेगा? क्योंकि यह सब कुछ तय इस बात पर होगा कि दूसरी तरफ से इसका कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। क्या उम्मीद है आपको? सबसे पहले तो मैं कहूंगा, मैं सरकार की सराहना करता हूं कि बड़ी बोल्ड और बड़ी रिस्की डिसीजन ली है। देखो, जहां तक सिक्योरिटी फोर्सेस का ताल्लुक है, सिक्योरिटी फोर्सेस का काम होता है कि माहौल ऐसा क्रिएट किया जाए जिसमें पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स को अनफोल्ड किया जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन ऑल आउट के बाद बहुत बड़े पैमाने पर एक माहौल तैयार किया है जिसका फायदा अभी सरकार उठा सकती है। पॉलिटिकल इनिशिएटिव लेने की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि पॉलिटिकल इनिशिएटिव के अलावा आप टेररिज्म को खत्म नहीं कर सकते। आप टेररिस्ट को मार सकते हो, लेकिन टेररिज्म को खत्म करने के लिए लोगों का दिल, लोगों का दिमाग, लोगों का विश्वास जीतना बड़ा लाजमी है। और ये कोशिश उसी दिल, दिमाग और विश्वास को जीतने के लिए की गई है। इसमें रिस्क तो बड़े सारे हैं, क्योंकि ये एक तरफा डिसीजन है। लेकिन 2000 में जब ये डिसीजन ली गई थी, उस समय सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ तकरीबन बांधे गए थे। इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को साफ तौर पे खुली इजाजत है रिटेलिएट करने के लिए। अगर उनके ऊपर किसी प्रकार के फिदाइन हमले हुए, जैसे पिछली बार हुए थे, किसी प्रकार के मैसेकर्स हुए, किसी प्रकार का सिविलियंस के ऊपर, उनके जान और माल के ऊपर हमले हुए, तो सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं जवाबी कार्रवाई करेंगी। लेकिन जहां तक उनका अपना ताल्लुक है, वो जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशंस कर रहे थे, उनमें कमी आएगी। क्या पाकिस्तान की तरफ से इसका कबूल, इसी माफी की कार्रवाई होगी? मुझे नहीं लगता। क्या जो पाकिस्तान की तरफ से वैली के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर टेररिस्ट हैं, एलईटी के, जैश ए मोहम्मद के, हिजबुल मुजाहिदीन, वो एक तरफा सीजफायर जो फौज ने किया है, वो भी हथियार डाल देंगे इस समय? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है साफ तौर पे कि वो रीग्रुप करेंगे, रीआर्म करेंगे, कोशिश करेंगे और अवाम को अपने साथ जोड़ने के लिए
लेकिन अगर उन्होंने इस माफी की कार्रवाई की तो बड़ा जरूरी है देखने के लिए कि हुर्रियत का क्या रिएक्शन होता है। क्या हुर्रियत इसको कंडेम करता है या हुर्रियत चुप रहेगा? अभी बड़ा लाजमी है कि हुर्रियत भी हर प्रकार से एनी एक्शन मिलिटेंट्स की तरफ से बहुत बड़े पैमाने से कंडेम करे। जितने भी स्टोन पेल्टिंग, बिल्कुल हुर्रियत का रिस्पांस क्या रहता है ये देखने वाली बात होगी। गुलरेज शेख साहब, लेकिन इस फैसले को लेने में मुश्किल हुई क्या? क्योंकि पहले तो आप लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। ऑल पार्टी मीटिंग में भी बीजेपी ने इसका विरोध किया था, इसके खिलाफ खड़ी थी बीजेपी, लेकिन बाद में आप लोगों ने यह बात मान ली और आपको लगा कि इससे फायदा होगा। देखिए समीर, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आज का युग शक्ति उपासना और दूसरी चीज यह है कि शांति और क्षमा ये शक्तिशाली का जो है वो अलंकार होते हैं। तो हमने पहले शक्ति दिखाई, ऑपरेशन ऑल आउट में चुन चुन के आतंकियों को मारा गया है, और अब एक शांति का भी पथ दिखा रहे हैं। तो शांति और शक्ति दोनों एक साथ चलती है, वही हम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए, पहली बात तो एक बात स्पष्ट है कि हमारे निकट आतंक का कोई धर्म नहीं होता, इसलिए आतंकवादियों का कोई रमजान नहीं है, कोई ईद नहीं है। ये गुडविल गेस्चर जो है ये हमारे कश्मीरी सिटीजन्स के लिए है, जो इस माटी से प्रेम करते हैं, इस मुल्क से प्रेम करते हैं, जो शांति प्रिय है। हम चाहते हैं वे खुशी खुशी रमजान करें, खुशी खुशी ईद मनाएं। परंतु एक बात की गारंटी आपके चैनल के माध्यम से मैं देता हूं, यदि किसी ने भी हमारे सिटीजन्स को या हमारी आर्म फोर्सेस को आतंकवादियों ने छेड़ा या परेशान किया तो हम फिर शक्ति का उपयोग करने से गुरेज नहीं करेंगे। नहीं गुलरेज शेख साहब, लेकिन ये सवाल तो आपसे पूछा जा रहा है ना कि आप लोगों ने ये स्टैंड आखिर क्यों लिया? क्योंकि भाई दहशतगर्द जो हैं उनके लिए रमजान के कोई मायने तो है नहीं, उनके लिए इस्लाम के कोई मायने तो है नहीं, इस पाक महीने के कोई मायने तो है नहीं। तो इस महीने में उनके लिए सॉफ्ट स्टैंड लेने का मतलब क्या? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है, जिसका आपने जिक्र खुद ब खुद किया। सर, सॉफ्ट स्टैंड उनके लिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आतंकवादियों का क्या मजहब, क्या रमजान और क्या ईद। देखिए, ये सॉफ्ट स्टैंड जो है, जो क्रॉस फायरिंग में हमारे सिटीजन्स को, जो शांति प्रिय हैं, जो देशभक्त हैं, जो तिरंगा उठाते हैं, उनको समस्या होती है उनकी सुविधा के लिए, ताकि वो अपने त्योहारों को अच्छी तरह से मना सके, इसके लिए है। और दूसरी चीज ये है, मैं बार बार बोलता हूँ कि जो आभूषण होता है शांति का, वो शक्तिशाली को ही शोभा देता है। हमने शक्ति का प्रदर्शन किया है और आवश्यकता पड़ने पर फिर करेंगे। ठीक है। तनवीर सादिक साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस से हमारे साथ हैं। तनवीर सादिक साहब, आपको लगता है कि इससे बड़ा फर्क पड़ने वाला है? कश्मीर में अमन बहाली के दिशा में एक बड़ी कोशिश, इसे आप मानेंगे? क्योंकि पहले जिस तरह से ऑपरेशन ऑल आउट को अंजाम दिया जा रहा था, उसको लेकर आप लोगों ने कई सवाल खड़े किए, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि हमने अपनी पावर पहले दिखाई और अब जो दहशतगर्द हैं, जो मिलिटेंट हैं, उनको सुधरने का एक बड़ा मौका दिया जा रहा है। देखिए, ये समीर बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें यहाँ सोचनी है कि कश्मीर में से जो हालात जो दिन ब दिन खराब हो रहे हैं, उसमें कहीं ना तो कहीं जितने भी लोग यहाँ के थे वो मुलव्वस हो रहे थे, वो इसमें रिलेट हो रहे थे। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा ये समझती है कि इस वक्त जो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी है, उनके पास जो मैंडेट है वो बहुत स्ट्रांग है। अगर वो कोई भी ऐसा डिसीजन ले, उसके डिसीजन पे कोई उंगली उठा नहीं सकता, क्योंकि उनके पास मैंडेट बहुत स्ट्रांग है। जो ये डिसीजन है, हम इसको बिल्कुल उसका खैर मकदम करते हैं, बिकॉज ये एक डिसीजन है जिससे जो खून खराबा अभी जम्मू कश्मीर में हो रहा है वो कम हो जाएगा। जो गुस्सा गम है लोगों के, और खासकर जो नौजवान पीढ़ी है जो रास्ते पे आती है जब भी कहीं कुछ होता है, वो गुस्सा देखे दहशतगर्दी तो करेगा, लेकिन ये जो नौजवान है जो बाहर निकलता है पत्थर लेके, उसका गुस्सा कम होगा। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये जो सीज फायर है, ये सिर्फ इस रमजान के महीने तक नहीं रहे, इसको ये आगे चाहे एक सस्टेन डायलॉग इसके साथ हो। और खास सबसे इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा स्टेप है, इसमें जितनी भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनको बिल्कुल रेसिप्रोकेट करना चाहिए। बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ है, अब उसको बंद होना चाहिए। और खासकर सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो बातचीत का दौर है वो उसकी शुरुआत हो, क्योंकि नौजवान जो पीढ़ी हमारी है, इतना और खून खराबा देखेगी, वो खून खराबा हमें बंद करना है। लेकिन ये तो डिपेंड करेगा ना दूसरे साइड पर कि उसका रिस्पांस कैसा होता है। हमने तो एक नेक कोशिश की है।
बिल्कुल बिल्कुल समीर, हम यही चाहते हैं और हमने अपनी जगह अपील भी की थी। ये अस्करवादी तंजीमें, उनको भी इसको रेसिप्रोकेट करना चाहिए। अगर नहीं करते तो वो एक्सपोज हो जाएंगे, लोगों के आंखों में वो एक्सपोज हो जाएंगे कि देखिए एक तरफ से इतनी अच्छी नीयत से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सीज फायर किया है, दूसरी तरफ लोग इसको तैयार नहीं। इसीलिए लोगों के लिए ये एक स्टेप है जिसमें लोगों को राहत मिले और उसको उस तरीके से वेलकम करना चाहिए। तहसीन साहब, क्या आपको लगता है कि ऑन द ग्राउंड सिचुएशन चेंज होगी, बदलाव आएगा इस एक महीने में, इस बड़े कदम के बाद? देखिए, इस महीने में तो यकीनी तौर पर बदलाव इसलिए आना चाहिए कि रमज़ान का महीना है और इस दौरान लोगों की जो रोज़ो शब हैं उसमें निहायत तब्दीलियां आती हैं और उस लिहाज से लोगों के लिए जो तनवीर साहब भी कह रहे हैं, ये बहुत खुश आइंद कदम है हुकूमत का। और ये अगर कहा जा रहा है कि दूसरी जानिब के जो लोग हैं वो एक्सपोज हो जाएंगे, वो ऑलरेडी एक्सपोज लोग हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, सरहद पार के जो आका हैं, जिनके इशारे पर ये लोग चलते हैं, उनकी तरफ से क्या होता है। देखिए, आज अहमद बुखारी साहब का बड़ा अच्छा बयान आया था जिसमें उन्होंने इसका खैर मकदम किया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि दूसरी तरफ जो लोग हैं, जो पाकिस्तान से डायरेक्ट उन्होंने कहा था कि वो जो है इसमें आगे बढ़े और इस तरह की ये जो बात है ये आगे बढ़े, सिर्फ रमजान तक ये मामला ना रहे, आगे आइंदा के जो भी माह हैं उसमें भी जो है ये अमन कायम रहे, ताकि दोनों तरफ के लोग जो हैं पुरअमन तौर पर रह सकें। लेकिन आज ही पाकिस्तान की जानिब से जो है सरहद पर जो है सीज फायर वायलेशन हुआ है और उस लिहाज से फिर जो कुछ तंजीमें हैं उन्होंने भी इसको मानने से एक तरह से इनकार सा किया है। मुझे लगता है कि वो कश्मीरियों के जो है वो खैर ख्वाह नहीं है, उनके हक में अच्छा नहीं सोचते हैं। नहीं तो आप अगर कश्मीर के लोगों से, कश्मीर के आवाम की अगर बात करेंगे जो गुज़िश्ता कई माह से जो है परेशानियों में घिरे हुए थे। और मैं एक और बात कह रहा हूं, देखिए गुलरेज साहब ने बहुत अच्छी बात कही है, जो शक्ति और शांति दोनों का उन्होंने जो मेल किया है, वाकई अगर आप देखेंगे पिछले दिनों में, अगर आप जो दहशतगर्द हैं उनकी जिंदगी का अगर आप मुआवजा करेंगे, तो अगर किसी दहशतगर्द की जिंदगी जो है दहशतगर्दी में मुलविस होने के बाद साल के पर मुहित होती थी, अब वो कम होते होते महीने, और यहां तक के कुछ दहशतगर्द तो अभी जो मारे गए हैं वो चंद दिनों में ही शामिल हुए तंजीम में और मारे गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो हिंदुस्तान की जो दिफाई जो ताकतें हैं वो इतनी मजबूत हैं कि वो अपने इन लोगों को उनका मुकाबला बहुत आसानी से कर सकती हैं इस वक्त, और वो बहुत अच्छी पोजीशंस में है। अगर अच्छी पोजीशंस में रहने के बाद दिफाई नौइयत से अगर आप कहते हैं कि हम फौजी ऑपरेशंस नहीं करेंगे, तो ये बहुत दिल बड़ा हो के बात कही गई है। और यकीनी तौर पर कश्मीर, मुझे बहुत खुशी हुई थी जब उमर अब्दुल्ला साहब ने भी और फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी इसका वेलकम किया है, और महबूबा मुफ्ती तो करेंगी ही, उनकी हुकूमत वहां पर है और वो बहुत, उनका ग्राउंड बहुत लॉस हो चुका है। इस दौरान में उनको ये मौका मिलेगा। ये वाकई एक महीना सबके सोचने के लिए है, ये पूरे कश्मीर के अवाम के सोचने के लिए है, और जो दहशतगर्दों की पुष्टपनाही करती हैं ताकतें, उनके लिए भी सोचने के लिए है कि देखिए इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आप पूरा 90 से लेकर यहां तक जो देख लिया, कुछ नहीं हो रहा, बहुत अच्छा कदम है और इसको आगे बढ़ाना। बिल्कुल। डॉक्टर जुनैद, आप किस तरह से इस पूरे कदम को देखते हैं? और एक महीने का ये जो वक्त मिला है, जाहिर सी बात है ये जो दहशतगर्दी फैलाने वाली जो तंजीमें हैं उनके लिए भी सोचने का वक्त है। वो चाहें तो इस तरह के हालात को कंटिन्यू कर सकती हैं, ये लेकिन डिपेंड ये करता है कि वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं इसको। लेकिन उम्मीद उनसे कितनी की जाए, क्योंकि जैसा कि तहसीन भाई ने जिस बात का जिक्र किया कि सरहद पार से तो भड़काने की कोशिश वैसे ही होती रहेंगी, उसमें तो कोई तब्दीली आएगी, इसकी उम्मीद हम ना के बराबर ही करते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसलिए कि इससे पहले वाजपेयी जी के ज़माने में भी सीज फायर की जो बात हुई थी, तो हम ये देखते हैं कि कुछ ही देर के बाद जो है इसको माना नहीं गया था, और जाहिर सी बात है फिर उसके नतायज बहुत अच्छे नहीं निकल पाए थे। मैं एक चीज़ इस हवाले से मैं कहना चाहता हूँ कि ऑपरेशन ऑल आउट के बाद ये सरकार की तरफ से काबिल तारीफ कदम वाकई एक तरह से सिर्फ हैरत में डालने वाला नहीं है, बल्कि काफ़ी मुसर्रत का, काफ़ी खुशी का है। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि मजहब का इस्तेमाल इस मुल्क के अंदर नफरत के लिए किया जाता है, अमन कायम करने के लिए किया जाए, ये बहुत बड़ा इक़दाम है। रमजान अपने आप में शांति का, एक तरह से मोहब्बत का, नफरत को खत्म करने का पैगाम लेकर के आता है। हिंदुस्तान के अंदर मजहब
कई तरह के मज़ाहिब पाए जाते हैं और सबकी रूह एक है और वो ये है कि पीस हो, शांति हो इस मुल्क के अंदर। मैं समझता हूं कि इस कदम को आगे बढ़ाने के लिए यहीं तक नहीं रुकना चाहिए, मजहबी लीडर्स को, मजहबी अक़दार को, वैल्यूज को और सामने रखते हुए बातचीत को और आगे बढ़ाना चाहिए और दूसरे जराए के जरिए भी इसकी कोशिश करनी चाहिए। और सरकार का यह कदम सराहनीय है और इसका खैर मकदम ही सिर्फ नहीं किया जाना चाहिए, इसके लिए भरपूर तमाम तरह के लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि कामयाबी हमकिनार हो। जाहिर सी बात है कुछ अलगाववादी, कुछ वो लोग हैं जो इसके दुश्मन हैं, तो वो तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ये चीजें कामयाब हों। तो किस तरह से हमें इसे कामयाब करना है, इसके लिए हमें स्ट्रेटजी भी तैयार करनी है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे कैसे देखते हैं? माह रमजान के दौरान जिस तरह का मैसेज देने की कोशिश की गई है कि भाई रमजान का महीना चुना गया जिसमें एक मैसेज दिया जाए ऐसी तंजीमों को भी कि वो सुधर जाएं, एक महीना है। बिल्कुल बड़ी अहम बात है। रोजे के हवाले से तो ये कहा जाता है कि अगर कोई आपसे लड़ने के लिए भी आए तो आप ये कह दीजिए कि मैं रोजे से हूं, यानी गोया कि मैं लड़ाई नहीं कर सकता हूं, इसलिए कि लड़ाई नहीं करने की ट्रेनिंग का नाम भी रोजा है। तो ऐसी सूरत में एक बड़ा ही खूबसूरत और बहुत ही मौके की चीज है जो सरकार ने किया है। बस ये कामयाब हो और कामयाबी के लिए जो जिस चीज को मैंने भी कहा स्ट्रेटजी की जरूरत है। एक अच्छी बात यह भी है कि वहां की तमाम जमातें, अपोजिशन की जमातें और खुद वहां की जो मुख्यमंत्री हैं, ये सबकी चाहत थी कि सीज फायर की तरफ जाएं, इसलिए कि जो अभी खास तौर से जो 2018 में जो हालात होते चले जा रहे थे, जिस तरह बिगड़ते चले जा रहे थे, उस हवाले से बहुत ही खूबसूरत कदम। बिल्कुल। एजाज अली साहब पीडीपी से हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज अली साहब, लेकिन चुनौती आसान नहीं होगी। अब आप देखिए कि पहले ही दिन एक इंसिडेंट हो गया, हाजिन में एक 23 साल नौजवान, उसका मर्डर कर दिया गया, लश्कर के लोगों का नाम सामने आ रहा है और ये जो नौजवान था ये सब इंस्पेक्टर बनने के लिए तैयारी कर रहा था, एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था। यानी इस मुहिम में पलीता लगाने की कोशिशें शुरू हो गई कि कैसे इसको खराब किया जाए और इसके मकसद को बर्बाद किया जाए। कैसे कैसे आप रोकेंगे? ये एक बड़ी चुनौती होगी। देखिए, शुक्रिया समीर भाई। मैं आपसे एक चीज़ कहूँ कि मैं सबसे पहले मुझे थोड़े 2 मिनट दीजिएगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ मैंने स्टेट पुलिस में हैंडल किया है। एज एसएसपी मैंने 4-5 डिस्ट्रिक्टों को हैंडल किया है, एज डीआईजी हैंडल किया है, एज आईजीपी हैंडल किया है। उस एक्सपीरियंस के हवाले से मैं आपको ये ज़रूर बताऊँ कि इसके जो ये अनाउंसमेंट हुई है सीज फायर की, इसके जो खसूसियात हैं, फीचर्स हैं, उनको नोट करिए। सबसे पहले कि हमारी वैली के तमाम मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस एक प्लैंक पर हैं। चीफ मिनिस्टर के इनिशिएटिव पर सब ने लब्बैक कहा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुख्तलिफ राय होने के बावजूद उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त फैसला किया है और उस फैसले को हर एक ने वेलकम किया है। और उस फैसले का असर अगर हम इसको पूरे तरीके से कुछ भी परसेंटेज में इस महीने में इम्प्लीमेंट कर पाए और एक मॉडल जो हम पीस यहाँ एस्टैब्लिश कर पाए, तो जो हमारी लगातार जुस्तजू, लगातार फरमाइश है या हमारे एजेंडा ऑफ अलायंस में है कि हम बातचीत करेंगे स्टेक होल्डर से, उसका माहौल बनेगा। अब इसके लिए जो आप कहते हैं कि मेरी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, यहाँ बहुत सारी चीजें और एजेंसियां काम करती हैं। यहाँ सिर्फ ये आर्मी और मिलिटेंट वाला मसला ही नहीं है, फोर्सेस का, पुलिस का और मिलिटेंट का मसला। यहाँ सबसे पहले देखना होगा कि मेन स्ट्रीम से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपको इतना बड़ा इनिशिएटिव आ रहा है, इस मुतबारक महीने के नाम से हो या वैसे हो, बड़ाई दिखाई गई है, सेंटर ने बहुत बड़ी बड़ाई दिखाई है। अब जो दूसरा कैंप है, रेजिस्टेंस वाला कैंप, वो इसमें इसको कितना सपोर्ट करते हैं, कितना सामने आकर इसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं ताकि हम वायलेंस लेवल को डाउन कर सकें। दूसरी बात, जो अभी आपने ये फरमाया कि जो नौजवान लोग, ठीक है, यानी कुल मिलाकर चुनौतियां बहुत है, लेकिन उसका सामना करने के लिए आप तैयार हैं। उम्मीद हम सब यही कर रहे हैं, उम्मीद हम सब यही कर रहे हैं कि दूसरी तरफ से भी रिस्पॉन्स ऐसा ही मिले जैसा ये नेक मैसेज देने की कोशिश की गई। एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद लौटते हैं। जी, ब्रेक के बाद लौटते हैं और इस बहस को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है, वो मुखालफत कर रही है इस फैसले की कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो फौजी ऑपरेशन पर एक तरफा रोक लगाई गई है, ये ठीक नहीं है।
इस पर भी मैं राय जानने की कोशिश करूंगा तनवीर सादिक साहब की। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हो रहे हैं हाजिर, कहीं ना जाइएगा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तो माह रमजान में एक तरफा फौजी ऑपरेशन पर रोक का जो बड़ा फैसला लिया गया है, वो क्या कश्मीर में अमन बहाली की नई इबारत लिखेगा? ये हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एजाज अली साहब पीडीपी से हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज अली साहब, देखिए अभी हम बात ही कर रहे थे और एक खबर आई मेन श्रीनगर में कुछ पुलिस वालों से 3 राइफल्स छीनकर कुछ मिलिटेंट ले गए। जी 3 वेपन्स छीने गए। तो यानी कहीं ना कहीं जी हाँ, जो अदर साइड है वो इसका फायदा उठाने की कोशिश भी कर रहा है कि भाई चलो एक तरफा अभी फौजी ऑपरेशन पर रोक लगी है तो उसमें हम ये सारे काम निपटा दें। देखिए ये चीज ऐसा है कि इसमें हमको ये फेस करना पड़ेगा और इसके लिए जहनी तौर पर तैयार रहना पड़ेगा। मैंने लॉ एंड ऑर्डर हैंडल किया है, इसलिए कह रहा हूँ। इसमें कई चीजें और जो लोग इसमें मुदाखलत कर रहे हैं उनकी वजह से ऐसी चीजें होती रहती हैं जो ये नहीं चाहते कि रियासत में अमन अमान कायम हो, रियासत में ऐसा माहौल कायम हो कि जिसमें क्लेम किया जा सके कि गुफ्त इसमें बातचीत हो सके। आप देखिए जो नौजवानों को आज तक कहीं नजर नहीं आ रहा था, उन लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, जिनको के हम नहीं समझते कि कोई ज्यादा पार से इंस्ट्रक्शंस के ज़ेर असर थे, बल्कि वो एक नाउमीद हो चुके थे। आज की जो ये काविश है, जो अनाउंसमेंट हुई है, इससे उनके दिलों में उम्मीदें जगेंगी। और वो जो लोग आत्महत्या के तौर पर ये होता था कि आज पता है कि 7-8 महीने से ज्यादा मिलिटेंट का टाइम नहीं है, तो ये जो एजुकेटेड लोग, जो पीएचडी वाले, जो इंजीनियर डॉक्टर थे, उनकी उम्मीदें जगेंगी कि वाकई हमारे साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक गुफ्त शनीद का माहौल तैयार करने के लिए एक अनाउंसमेंट की है। तो मुझे उम्मीद है कि जहां लोकल एक्टिविटी रहेगी, जो लोकल मिलिटेंट का जो खाता है, वो जरूर इसमें सोचेंगे, 10 बार सोचेंगे कि हमें इससे लाभ उठाना चाहिए, फायदा उठाना चाहिए। और इसमें हमें ये जरूरी समझता हूँ कि जो हमारा कैंप है, रेजिस्टेंस कैंप, उनको इसमें अपना रोल अदा करना चाहिए। और ये जो एक आध घटनाएं इधर उधर जरूर होंगी, ताकि वो कोशिश करेंगे कि इस एफर्ट को डैमेज किया जाए, ताकि इसका कोई रिजल्ट नहीं, इसको तनवीर सादिक साहब झटका दिया जाए। तनवीर सादिक साहब, लेकिन क्या वजह है कि जो आपकी सहयोगी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वो मुखालफत कर रही है, वो नाउम्मीदी जाहिर कर रही है, वो कह रही है कि इससे कश्मीर घाटी के हालात कुछ बदलने वाले नहीं हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान जब इस तरह का फैसला लिया गया था, उसकी भी याद दिलाई जा रही है और कहा यह जा रहा है कि उस वक्त जो नवंबर 2000 से 31 मई 2001 तक का वक्त था, जब यह फैसला लिया गया था, तो 129 जवानों ने अपनी शहादत दी थी और 200 से ज्यादा सिविलियंस मारे गए थे। वो याद दिला रहे हैं, यानी बिल्कुल नाउम्मीद है इस फैसले को लेकर। देखिए समीर स्केप्टिसिज्म तो होगी यहाँ, ऐसा नहीं है। ये 30 परसों का ये इशू है, एक रात में या एक सीज फायर अनाउंसमेंट से ठीक नहीं होगा। देखिए अगर हम इसको वेलकम करते हैं तो आप ये भी समझिए कि पिछले 3 साल से जितना ये हालात इस कदर खराब की है, और इस पे मैं सीधे जिम्मेवार पीडीपी और बीजेपी सरकार को, क्योंकि ये जिस माहौल में आए थे, इनने एक बहुत सारे वादे किए थे, लेकिन वो वादे पूरे नहीं हुए। अब मैं आपको एक केस इन एग्जांपल दूंगा। एक जो वो प्रोफेसर था यूनिवर्सिटी का, बहुत अच्छी पे थी उनकी, बहुत अच्छे से रह रहा था, लोगों अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, लेकिन अगर ऐसा एक प्रोफेसर फ्राइडे को मिलिटेंट बनता है, सैटरडे संडे मिलिटेंट होता है और मंडे को वो मरता है, तो आप ये समझिए कि जो एंगर है, जो गुस्सा है, वो कितना ज्यादा है लोगों में। तो जब ये सीज फायर की बात उठती है तो हम इसीलिए इसको कहते हैं कि ये सीज फायर सिर्फ महदूद, अगर आप समझते हैं कि 1 महीने से करके फिर सारा ठीक हो जाएगा, तो शायद थोड़ा सा ठहर जाए, इसको एक कॉन्क्रीट, थोड़ा सा ठहर जाए, तनवीर अपनी बात कंप्लीट कर ले, उसके बाद मैं आप ही के पास आ रहा था। जिसमें जी गुलरेज जी थोड़ा सा बर्दाश्त करिए, थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए। इसीलिए कहता हूं ना, जब आप बर्दाश्त नहीं करेंगे इसीलिए लोग बाहर आ जाते हैं। बर्दाश्त ही
जो सीज फायर है उसका पहला जो प्रियम्बल होना चाहिए वो होना चाहिए बर्दाश्त, इसीलिए बर्दाश्त कीजिए हर किसी चीज के लिए। बिल्कुल, और हम सबकी उम्मीद है, हम सबकी दुआ है कि कश्मीर घाटी में अमन बहाली हो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि इस बहस में कम से कम कोई शोर शराबा हो। आज बड़ी अच्छी बहस हो रही है, सारे लोग बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, उसी पर रहते हैं गुलरेज साहब। मैं आ रहा हूं आपके पास, बहुत ज्यादा गुस्सा है, बहुत ज्यादा आक्रोश है जब वो खून खराबा रोज देखते हैं कि उनके भाई उनके बहनें कोई मर जाती है, कोई नहीं। तनवीर साहब, लेकिन जस्टिफाई नहीं किया जा सकता ना। अगर किसी के साथ नाइंसाफी हुई है तो हम जस्टिफाई नहीं कर सकते ना उसके बंदूक उठाने को। कॉन्क्रीट तरीके से नाइंसाफियां तो बहुत सारे लोगों के साथ हो रही हैं, बाकी हिस्सों में भी हो रही होंगी। देखिए इसका ये मतलब नहीं है कि कोई बंदूक उठा ले, जस्टिफाई नहीं कर सकते। बिल्कुल, इसको आपको बैक में पास्ट में भी जाना है, ये इसी पसे मंजर में मत देखिए। आप देखिए पीडीपी बीजेपी सरकार जब आई, पीडीपी सरकार ने उसी साउथ कश्मीर में लोगों को कहा अगर आप बीजेपी को बाहर रखना चाहते तो हमें वोट दीजिए। अब उन लोगों ने जब इनको पावर में लाया, इन्हें बीजेपी के साथ गठजोड़ किया। वो गुस्सा ये बहुत एक दिन का गुस्सा नहीं है, ये पिछले 3 साल का जो अप्रोच नहीं रहा, दिल्ली का एक अप्रोच नहीं रहा जम्मू कश्मीर की तरह। ठीक है तनवीर, अब आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं गुलरेज शेख। वो गुस्सा है गुलरेज, अब आप अपनी बात रखिए। गुलरेज, अब आप अपनी बात रखिए। गुजारिश आपसे यही है कि बीच में मत बोलिए और उस चीज को हमें एड्रेस करना है। जी तनवीर साहब सुन ली हमने आपकी बात। जी गुलरेज कंप्लीट करें आप। देखिए समीर, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि हम कश्मीर के इशू पर राजनीति नहीं खेलना चाहते जो समीर कर रहे हैं। मैं इतनी देर में कोई भी राजनीतिक बात नहीं कहा था और अभी भी मैं राजनीतिक बात नहीं करूंगा। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो कश्मीर के युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप गुलरेज जी, आप आंखें बंद करिए, आप मत सोचिए, लेकिन ये तो एक पॉलिटिकल इशू है ना जी। वो भारत का हर सिविलियन आपके साथ हमेशा खड़ा है, चाहे वो बाढ़ की स्थिति हो, चाहे भूकंप की स्थिति हो या फिर कोई अन्य स्थिति हो। परंतु आपको ये भी समझना होगा कि आपके दुश्मन कौन है जो आपको बहकाते हैं, आपको बर्बाद करते हैं। ऐसे अलगाववादी हुर्रियत के नेता और कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी लोग जो आपको बार बार इग्नाइट करते हैं, तो आपको उनको भी उनकी औकात याद दिलानी पड़ेगी। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का विषय है, उनके पास तो कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है इस बारे में बात करने का, क्योंकि खुद नेहरू जी के कैबिनेट मिनिस्टर मिस्टर गाडगिल ने कहा है कि नेहरू वाज विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज एट एवरी स्टेज। तनवीर साहब जो बात है गुलरेज से कह रहा था वही आपसे कह रहा हूँ। एक एक करके बोलेंगे तो हम भी सुन पाएंगे और हमारे व्यूअर्स अच्छा लगेगा। अधिकारी नहीं है। जहां तक के नेशनल कॉन्फ्रेंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता को मैं बोलता हूं कि खामोश रहो। एक अच्छा गेस्टर कर रही है सरकार, उसमें आप विघ्न मत डालो। आप हमारे बच्चों को जो कश्मीर में है उनको भड़काए मत, आप उनको पीस की राह पे चलने दें, तरक्की की राह पे चलने दें। और मैं बच्चों को बोलता हूं कि फिर से वही सरकार लेकिन गुलरेज भाई तनवीर साहब तो सपोर्ट कर रहे हैं आपके इस फैसले को, लेकिन उनके कुछ सवाल हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी खिलाफ है इस फैसले के, जिस तरह से आप लोग खिलाफ थे पहले। देखिए कांग्रेस पार्टी को तो समीर नैतिक अधिकारी नहीं बनता। मेरा सिर्फ ये कहना है कि मैं मानता हूं एक वेलकम स्टेप है, लेकिन इसके साथ से लेकर तो सोनिया गांधी तक सब रिस्पॉन्सिबल हैं। हम कहीं ना कहीं शांति का एक रास्ता निकालने का प्रयास करते हैं और पहले हमने शक्ति प्रदर्शित कर दी है, उसके बाद हम शांति के पथ पर हैं। तो कांग्रेस तो विघ्न डालने की कोशिश करेगी। कांग्रेस कभी नहीं चाहती है कि कश्मीर का सॉल्यूशन हो। कभी आप नेहरू की जो गलत नीतियां रही वो खुद क्रिटिसाइज करने वाले उनके कैबिनेट मंत्री मिस्टर एनवी गाडगिल, जिनका ये लोग नाम भी लेना आज की तारीख में पसंद नहीं करते, वो तो इस हद तक चले गए कि वो ये कहते थे कि मुझे भय है कि नेहरू क्या कर रहे हैं, बिकॉज ही वॉज रेडी टू कॉम्प्रोमाइज ऑन एवरी स्टेज। तो कांग्रेस पार्टी की तो बात ही नहीं करें, उनका कोई मोरल राइट नहीं बनता है। ठीक है, पीके सहगल साहब हमारे साथ हैं। सहगल साहब, सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि इस फैसले के जरिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को मुश्किल में डाल दिया गया है। क्या ऐसा कुछ है क्या? और कुछ जो इक्का दुक्का इंसिडेंट्स हुए हैं उनको अगर इस नजरिए से देखा जाए, क्या वाकई ऐसा है? देखो, वास्तव में तो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए फैसला अच्छा नहीं है, लेकिन मैं साफ तौर पे कहता हूं ये सिक्योरिटी फोर्सेस ने ही वो स्पेस क्रिएट की है फॉर पॉलिटिकल इनिशिएटिव, और ये डिसीजन बड़ा अच्छा डिसीजन है।
मैं इसका स्वागत करता हूं। मैं इस डिसीजन का स्वागत करता हूं। आपको रिस्क तो लेना ही है अगर आप अमन को बहाल करना चाहते हैं, और ये अमन को बहाल करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग और डिसाइसिव सरकारी इस माफी का फैसला ले सकती है। मेरी भगवान से विनती है कि हर प्रकार की सक्सेस मिले और कश्मीर वैली में अमन बहाल हो सके। इस समय टेस्ट पर हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा ऑपोजिशन पार्टीज, महबूबा मुफ्ती हर्सेल्फ, हुर्रियत, कश्मीर के अवाम, वो पत्थरबाज, वो सारे के सारे टेस्ट पर है। अवाम बड़े सोच समझकर उनकी तरफ देख रहा है। सरकार ने बहुत ही मुश्किल फैसला लिया है, लेकिन अगर आप अमन बहाल करना चाहते हो तो रिस्क तो लेना होगा, और रिस्क के पीछे साफ तौर पे बहुत बड़ी सोच और समझ को इस्तेमाल किया गया है। डिफिकल्टीज जरूर हैं, लेकिन वो डिफिकल्टीज को ओवरकम करना भी फौज का और सिक्योरिटी फोर्सेस का काम ले सकती है। साफ तौर पे सिक्योरिटी फोर्सेस को खुले हाथ दिया गया है कि वो एक स्ट्रॉन्ग और डिसाइसिव सरकारी इस माफी की डिसीजन ले सकती है। पॉलिटिकल पार्टीज तो हमारे देश में का दुर्भाग्य है कि जब अपोजिशन में हो, हर अच्छी डिसीजन हो या खराब डिसीजन हो, आप उसको हमेशा ही बदनाम करोगे, उसको अपोज करोगे। सो कांग्रेस पार्टी अगर ये सरकार इस डिसीजन को नहीं लेती तो कांग्रेस ने कहना था ये रमजान के समय इस माफी की सीजफायर की मांग को ठुकरा दिया गया। बीजेपी को इस माफी का काम नहीं करना चाहिए था। अभी उन्होंने इस माफी की डिसीजन ली है तो कांग्रेस का कहना है कि 20 साल पहले जो है बाइबल हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, कहा जाता है नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। मैं चाहूंगा कि ये जो कोशिश हो रही है ये हर प्रकार से एक सक्सेस के रूप में उभरे और कश्मीर में शांति जिसकी खोज हो रही है अनेकों साल से, वो शांति बहाल हो सके। और तहसीन भाई कहीं ना कहीं ये भी समझना होगा, क्योंकि लोग सवालात इस बात को लेकर भी उठाने लगे कि भाई सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उसके हाथ एक तरीके से काट दिए गए हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं। अगर कोई अटैक हो रहा है तो उसका जवाब दिया जाएगा। यहां तक कि सिविलियंस पर भी अटैक हो रहा है तो उसका भी जवाब फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस अपने हिसाब से देंगे ही। सिर्फ बात यह कि कोई स्पेशल कॉम्बिंग ऑपरेशन या फौजी ऑपरेशन नहीं चलाया जाएगा। नहीं, देखिए सिक्योरिटी फोर्सेस तो हमेशा ही, अगर आप देखें तो फौजी ऑपरेशंस की जो बात कह रहे हैं, उस पर पाबंदी की जो बात हो रही है वो तो हमेशा उसमें रहती हैं। क्योंकि देखिए वो वर्दी में हैं और वो एक रूल और रेगुलेशंस के तहत बंधी हुई हैं। उनको एक पूरे दायरे में रहकर काम करना है, उससे बाहर नहीं निकल सकती। उनका पूरा एक अकाउंटेबिलिटी है। लेकिन जो दूसरी तरफ ताकतें हैं उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वो इस लिहाज से अगर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला होगा तो क्या आप ये सोचेंगे कि जिस तरह अभी ये वाकया हुआ है, हथियार लेकर भाग गए हैं, तो क्या अगर मुमकिन है कि उनको इस तरह का कोई इंस्ट्रक्शन हो? नहीं तो उनको गोली चला देनी चाहिए थी। लेकिन वो चाहते यही हैं कि इस किस्म का कोई वाकया हो जिससे जो है हमको मौका मिल सके और हम ये जो ऑपरेशंस पर पाबंदी लगी है इसको हम किसी तरीके से खत्म कर दें। तो लेकिन आप देखिए कि कश्मीर के अवाम के बारे में अगर सोचेंगे तो इसके बहुत दूररस नताइज हैं। अभी रमजान है, पूरे रमजान अगर आसानी से गुजर जाते हैं, उसके बाद ईद आएगी, ईद अगर आसानी से गुजर जाती है तो उसके बाद आपके अमरनाथ यात्रा है, वो अगर आसानी से गुजर जाती है तो ये पूरा टूरिज्म का जो सीजन है, ये देखिए कश्मीर की जो ज्यादातर इकोनॉमी है, पूरी मुआशियत जो है वो सयाहत के ऊपर मबनी है। तो अगर ये 2-3 महीने वहां के अवाम को आराम के मिल जाएंगे, सुकून के मिल जाएंगे, इत्मीनान के मिल जाएंगे, अमन के मिल जाएंगे। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से टूरिज्म की कमर तोड़ने की तो कोशिश की जिस तरह से टूरिस्टों पर अटैक किया, सयाह का पत्थर से जिसकी मौत हो गई, उसके बाद बहुत से लोगों ने अपने जो है पूरे टूर जो है कैंसिल करवाए। तो इस लिहाज से ये एक बड़ा अच्छा मौका है पूरे कश्मीर। और मैं चाहूंगा कश्मीरी आवाम से मेरी अपील होगी, एक दरखास्त होगी, मैं एक जर्नलिस्ट के नाते नहीं बात कर रहा हूं यहाँ पर, एक इंसान के नाते और कश्मीरी आवाम के फलाह के लिए मैं कह रहा हूं कि वो लोग जो है अपने बच्चों को खुदा के लिए इस दौरान में बाहर निकलने से रोके, पत्थरबाजी में शामिल होने से रोके, क्योंकि लोग इस तरह के हालात क्रिएट करने की कोशिश करेंगे जिससे कि ये जो मामला है ये नाकाम हो जाए। तनवीर सादिक साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? ये जो पॉलिटिक्स है ना, ये जो सियासत है, इससे ऊपर बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि सभी पार्टीज है उनको भी काम करना होगा जमीन पर, ऐसा लगता है। नहीं, बिल्कुल
हर बिल्कुल करना चाहिए, हर कोई इस चीज को वेलकम कर रहा है, हर कोई कह रहा है कि देखिए जी अच्छा स्टेप है, लेकिन कोई ये पीडीपी बीजेपी से ये नहीं पूछता कि ये जो अभी हालत हुई वो हुई कैसे। आज जिस तरह आपने कहा ये 3 वेपन्स छीने गए, रोज बर रोज वहां एनकाउंटर्स हो रहे हैं, रोज गन स्नैचिंग हो रही है, ये हुआ कैसे? 3 बरस पहले जब ये हालात थी, ये इतनी बुरी तो हालात नहीं थी, कोई इनसे ये सवाल पूछता क्यों नहीं है कि पीडीपी बीजेपी इतनी क्यों फेल हो गई और इसके बावजूद भी वो गवर्नमेंट में बनी हुई है अपने पावर के लिए। लेकिन देखिए मैं मानता हूँ अच्छा है, सीज फायर किया, बहुत अच्छा किया, फिर वो अच्छा मैसेज जो है ना वो पीछे रह जाएगा। उसका जवाब कौन होगा? यदि आप सियासी बात करना चाहते हैं तो आप कोई जवाब दे तो है। ऐसे वक्त में कैसे इस्लाम और माह रमजान की रोशनी में कि ऐसे वक्त में भी जो दहशतगर्द हैं या जो ऐसी तंजीमें हैं वो बाज नहीं आ रही। एक इंसिडेंट का मैंने जिक्र किया जहां पर एक 22 साल के नौजवान को मार दिया गया, उसका मर्डर कर दिया गया, लश्कर पर इल्जाम है, और अब ये 3 वेपन छीनकर भाग जाना, यानी कोशिशें तो होंगी। देखिए मैं इससे पहले भी कह चुका हूं कि आपने रमज़ान और इस्लाम की बात की है, मैं उस हवाले से खुसूसी तौर पर कहना चाहता हूं, इस्लाम का मतलब ही होता है शांति के, पीस उसका असल मकसद ही है। दरअसल बहुत पहले से ये कोशिश होनी चाहिए कि जो लोग भी गुमराह हैं उनको समझाया जाए, उनको बताया जाए कि इस्लाम की हकीकी तालीम क्या है। और साथ ही साथ रमज़ान तो दरअसल ट्रेनिंग के लिए है, एक ऐसी ट्रेनिंग कि एक पीस का माहौल न सिर्फ अपनी ज़ात में पैदा किया जाए बल्कि उसके जरिया पूरे के पूरे उसको बाद में पूरे सालों में उसका असर दिखे। मैं अलबत्ता एक बात कहना जरूरी है, कश्मीर में सरकार के हवाले से कुछ शिकायतें हैं। अब जाहिर सी बात है जब अवाम के जज्बात का, अवाम के अकीदे का ख्याल रखते हुए जब इस तरह की सीज फायर का ऐलान किया जा रहा है तो उन शिकायतों पर भी नजर डालनी जरूरी है ताकि वहां के अवाम का दिल जीता जा सके। एक बात बहुत अहम है, खासतौर से जुल्म के हवाले से बड़ी बातें आ रही हैं। मैं एक बीबीसी के भी रिपोर्ट पढ़ रहा था, कहा कि एक कश्मीरी एक बूढ़े ने कहा कि अगर यही जुल्म होता रहा तो नौजवान क्या 80 साल के बूढ़े भी बंदूक उठा नहीं। अप्रोच बिल्कुल गलत है, कभी भी जुल्म का जवाब सरासर गलत है। ये इस्लामी तौर पर तो कतई तौर पर इसे जायज नहीं करार दिया सकता, बिल्कुल ही गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो इश्यूज ऐसे नहीं हैं उससे हटकर हैं और अवाम से मुताल्लिक हैं। खुसूसी तौर पर अभी हमारे सामने कठुआ का जो मामला आया, रेप का मामला आया, मैं समझता हूं सरकार को इस सिलसिले में जैसी पहल करनी चाहिए और वहां के अवाम को के भी दिल को जीता जा सकता था और इंसाफ की भी लड़ाई लड़ी जा सकती थी और पूरे मुल्क को एक मैसेज जा सकता था कि इस तरह के जालिमों को कायदे की सजा मिलनी चाहिए। उनके फेवर में भी कुछ लोग आ गए। तो इस तरह के अप्रोच को हमें बंद करना होगा और इन सबसे ऊपर उठ करके मुल्क की तरक्की के लिए, नेशन की तामीर के लिए हमें काम करना होगा। ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं? देखिए सरकार जो है वो अपीसमेंट फॉर नन एंड डेवलपमेंट फॉर ऑल की बात करती है, ह्यूमन राइट्स की वैल्यू करती है और सभी गुनाहगारों को सजा मिले, इस बात के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आप क्यों बोल रहे हैं ये बात? ये आपने गुनाह और अपनी गलतियां नहीं मानी। सरकार की डॉक्टर जुनैद जो कह रहे हैं उसके पीछे वजह है, उसके पीछे जो वजह है उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपको तो पूरा रिशफल करना पड़ गया उसके बाद। बिल्कुल, वजहों में लेकिन अफसोस की बात यह थी कि जिन लोगों ने आवाज उठाई और जो लोग आरोपियों के साथ खड़े हो गए एक तरह से, उनको आपने अपनी पार्टी से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया। आप सरकार की बात कर रहे हैं यदि, तो सरकार ने कहां कमी छोड़ी? सरकार को जो पेशेवर रूप से जांच होना चाहिए तो सरकार ने वो करी। सरकार इस चीज के लिए अपने आप को प्रतिबद्ध है कि जितने भी दोषी हैं उन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। सरकार का जो काम है सरकार कर रही है। बस यही बात होनी चाहिए थी ना, लेकिन आपके जो उस वक्त के मिनिस्टर्स थे वो कुछ और बातें भी कर रहे थे। आपको पता है मैं इस डिबेट में उसका जिक्र नहीं करना चाहता हूं। एजाज अली साहब, एक बात बार बार होती है, तनवीर सादिक भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आवाम का दिल जीतने की कोशिश क्यों नहीं हो पाई इतने सालों में। मेरे भाई जी हाँ, मैं उससे बताऊंगा। सबसे पहले जो जिस चीज का तनवीर साहब ने ये जिक्र किया कि ये हालात का,
ये सारी गुलरेज अपनी बात रख के फिर चुप हो जाया कीजिए जी, दूसरों के भी सुनिए प्लीज जी। जिस वक्त ऐसा है कि हमारी जो ये हमें विरसे में मिला है, उसके बाद जहां कानून का गवर्नेंस का ताल्लुक है, आप हमारे चीफ मिनिस्टर की एक्टिविटीज और उनका गेस्चर्स आप देख रहे हैं कि जहां एमनेस्टी की बात है, जहां आउटरीच है पब्लिक का, डिस्ट्रिक्टों तक जाके चीफ मिनिस्टर 24-24 घंटे बैठकर खुद सुनती हैं, जहां रेगुलराइजेशन 60,000 लोगों का है, वहां रेगुलराइजेशन हो रहा है, जहां अवामी वफूद का सुनना, उनकी रिड्रेसल, वो रिड्रेसल हो रही है, जहां डेवलपमेंटल एक्टिविटी है, हजारों किलोमीटर मैगडमाइज हो रहे हैं। देखिए ये सारी चीजें जो है अवाम उसके लिए एजिटेट नहीं कर रही है, अवाम जो है वो किसी और मुद्दे पर एजिटेट कर रही है। फेलियर ऑफ गवर्नेंस क्या होगा कि और आपने देखा गवर्नेंस में जहां अभी किसी ने कठुआ की बात कही, क्या वो नहीं करवा सकते हैं? कठुआ का ये इंसाफ कैसे गवर्नेंस की बात जितना करेंगे? कैसे बेहतरीन कठुआ का इंसाफ हुआ है, आपने पार्लियामेंट इलेक्शन नहीं करवाया, आप तो पहले अनंतनाग की जितना सीट का कठुआ का इलेक्शन जल्दी करवाइए, हमारा महबूबा जी ने जुडिशियल इस्तीफा दिया, डिटर्मिनेशन के तब लिए जाके और आप ये जितनी बड़ी-बड़ी अच्छाई से बातें पेश किया करें। गया, इतना आज तक कभी नहीं हुआ। गवर्नेंस की बात जो है वो गवर्नेंस सारी कंपैरिजन में अवेलेबल है। इस वक्त गवर्नेंस का मसला पब्लिक के पास नहीं है, पब्लिक नहीं चाहे वो बात कर रही है। कर रहे हैं और हालात इस कदर खराब है कि आप पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं करवा सकते, आप पंचायत का इलेक्शन नहीं करवा सकते। वो हालात वो है जो मिलिटेंसी के ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि वाकई इस वक्त हम वो जो इलेक्शंस का जो साउथ कश्मीर का एटमॉस्फेयर है वो वाकई है। लेकिन जहां आप सिक्योरिटी फोर्सेस का भी आपने जिक्र किया, सिक्योरिटी फोर्सेस तो एजाज अली साहब, लेकिन गवर्नमेंट के इस डिसीजन का अलगाववादियों की तरफ से क्या रिस्पांस मिल रहा है, हुर्रियत की तरफ से क्या रिस्पांस मिल रहा है? मेरा तो वही पॉइंट ऑफ व्यू एजाज अली साहब, इतना बुरा हाल है कि फुकदान नहीं है, गवर्नेंस की कमी नहीं है, लोगों तक पहुंचने की कमी नहीं है, लोगों तक पहुंचा जा रहा है, लोगों के काम हो रहे हैं, सेक्रेटरीट चल रहे हैं, सारी चीजें हैं। लेकिन ऐसा है कि आप जो रोजमर्रा की ये इंसिडेंट्स होते हैं वो उसको सुप्रेस कर जाते हैं और जो अच्छा काम है गवर्नमेंट का वो भी सामने पर नहीं आ सकता है। ये इसलिए देखे गवर्नेंस का बहुत अच्छा, गवर्नेंस का कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, जो प्रॉब्लम है वो हमारी मिलिटेंसी की है। आपका एजेंडा ऑफ अलायंस जो था उसकी बात नहीं हुई, तभी जाके तो लोग चलिए पॉलिटिकल बयानबाजी, फिर हम फंस गए पॉलिटिकल बयानबाजी में। वक्त मेरे पास खत्म हो चुका है, वक्त मेरे पास खत्म हो चुका है। तहसीन भाई, इसका असर दिखने लगेगा, इसकी हम कब तक उम्मीद करें? असर दिखेगा इसकी तो हम उम्मीद मानकर चल रहे हैं, लेकिन कब तक? देखिए अभी आप जो सियासी बयानात देख रहे हैं तो उसका असर तो दिखाई दे रहा है, नाउम्मीद ही होती है, लेकिन उसका असर इन पे तो दिखाई दे ही रहा है। जो सियासी बयान भी आप देख लीजिए, एक तरफ तो देखिए वेलकम किया जा रहा है, दूसरी जानिब से, और ये देखिए सियासत में ये सारी चीजें होती हैं। मुझे जो उम्मीद है, मैं इसके रद्दअमल देखना चाहता हूं अवाम की जानिब से। देखिए कश्मीर में जो भी बदलाव आएगा वो अवाम की जानिब से आएगा। जो ताकतें, जो गुमराह नौजवानों के पीछे खड़ी हुई है ताकतें, वो और ये जो इस तरह की ताकतें हैं जो कश्मीर में अमन अमान नहीं चाहती हैं, वो अपना काम इसी तरह करती रहेंगी। लेकिन यह है कि जो अवाम है, अवाम का दिल जीतने की जरूरत है, और सीधी सी बात है। देखिए अवाम का दिल जो है अवामी मफाद के काम कीजिए। पीएमडीपी वहां पर चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज का ऐलान हुआ 80,000 करोड़ का, उस पे जो काम हो रहे हैं, पीएम खुद जाने भी वाले हैं। हाँ, पीएम 19 तारीख को वहां जा भी रहे हैं, और जोजिला टनल का भी वो होना है, बहुत से तीनों खित्ते में जाएंगे वो। लेकिन ये जो वहां पर जो हुकूमत है पीडीपी की और बीजेपी की, उनको मिलकर अवामी बहबूद के जितने काम है उनमें तेज रफ्तारी लानी चाहिए, उसी से अवाम का दिल जीत पाएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए आप सभी का। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, लेकिन कुल मिलाकर एक बड़ी उम्मीद जगाता है सरकार का, गवर्नमेंट का यह फैसला, और हम ये उम्मीद करते हैं कि कश्मीर में अमन बहाली की नई इबारत लिखेगा यह फैसला। इसी उम्मीद के साथ इस डिबेट को खत्म कर रहे हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 18 उर्दू। शब बखैर।